हाय स्टूडेंट, कल हमने चुंबकीय शैथिल्य के बारे में पढ़ा था। अब हम शैथिल्य वक्र का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। किसी लोह चुंबकीय पदार्थ पर एक पूर्ण चुंबकन चक्र चुंबकीयकरण तथा पुनः अचुंबकीयकरण के लिए शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के आयतन में व्यय ऊर्जा प्रदर्शित करता है। ठीक है, शैथिल्य वक्र का आकार चुंबकीय पदार्थ के अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। उदाहरणतः मुलायम लोहे के लिए शैथिल्य वक्र पतला तथा ऊंचाई में अधिक होता है, जबकि स्टील के लिए काफ़ी चौड़ा तथा कम ऊंचाई का होता है। मुलायम लोहे के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल स्टील की तुलना में बहुत कम होता है, अर्थात एक चुंबकन वक्र चक्र में मृदु लोहे में ऊर्जा व्यय स्टील की तुलना में बहुत कम होता है। इसी कारण से मृदु लोहे का उपयोग ट्रांसफार्मर एवं जनरेटर की कोर बनाने में किया जाता है। स्टील की निग्राहिता कोर्सिविटी बहुत अधिक होती है, परंतु इसकी धारिणता अपेक्षाकृत कम होती है। उच्च निग्राहिता तथा समुचित धारिणता के कारण स्टील का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। स्टील के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक होता है। बात करते हैं विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। रचना। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, तो देखिए विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हैं, विद्युत मोटर में हैं। ठीक है, अब इसमें आपके में ज़्यादा अब देखते हैं विद्युत मोटर क्या होती है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने की युक्ति को हम विद्युत मोटर कहते हैं। डेट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या क्या होते हैं? आर्मेचर होता है, ये अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है जो कच्चे लोहे के रॉड पर प्रथिकित तांबे के तार इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा है क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट। ये एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक होता है। इस चुंबक के ध्रुवों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कुंडली घूमती है। देखिए मोटर का डायग्राम दिखा रखा है, इसमें आर्मेचर होता है ये। ठीक है, ये एक बहुत शक्तिशाली चुंबक लगा होता है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ये कुंडली घूमती है। यहाँ पर ब्रश होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीके से सेटअप है इसका, दिख रहा है आपको। विभक्त विलय स्प्लिट रिंग। ठीक है, और क्या होता है, ब्रश होते हैं। सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर के विभिन्न भाग दर्शाए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनने वाले, फिर भी आप बस इतना ही बनेगा कि मोटर कैसी युक्ति है, या मोटर जनरेटर और मोटर में क्या अंतर है, तो आप इसको पढ़ लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इजीली। फिर बात करते हैं विद्युत जनित्र या डायनमो। डायनमो क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनमो ये एक ऐसी युक्ति होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जब हम इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो इससे धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और इनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है आज के युग में। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। तो क्षेत्र चुंबक फील्ड मैग्नेट होता है इसमें। ठीक है, 5.44 में दर्शाया गया है। 5.4 आपका अगला चित्र है। और क्या क्या होता है इसमें? आर्मेचर होता है, सर्पी बले होते हैं। ठीक है, ब्रूस होते हैं। और कार्यविधि क्या होती है, ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म है। ओके, ये देखिए क्या होता है इसमें। एक कुंडली होती है, ABCD कुंडली है, इस पर ये नरम लोहे से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर ये दो प्लग ब्रश होते हैं। ठीक है, और ये एक चुंबक होता है जिसके बीच में कुंडली घूमती है। जब इसको घुमाया जाता है तो इसमें
प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है इंडक्शन के थ्रू, और बाह्य परिपथ में इन ब्रशों से करंट को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो फिर दिष्ट धारा डायनेमो क्या होता है, फिर ये डायरेक्ट करंट डायनेमो, इसमें क्या होता है क्षेत्र चुंबक। हाँ देखो, एक क्वेश्चन बनता ही है कि दिष्ट धारा डायनेमो और एसी धारा डायनेमो में क्या डिफरेंस है, तो आप इसका डिफरेंस पढ़कर बता देंगे। तो इसे पढ़ लेंगे आप। दिष्ट धारा डायनेमो की रचना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के समान होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें सर्पी बलों के स्थान पर विभक्त बलों का उपयोग में लाते हैं। बस सर्पी बलों के स्थान पर क्या होता है, स्लिप रिंग्स के स्थान पर क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स का उपयोग करते हैं। इसके मुख्य भागों में को चित्र 5.46 में दर्शाया गया है। बस इतना है, इसमें अंतर हो जाता है। क्षेत्र चुंबक एवं आर्मेचर की रचना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के समान ही होती है। विभक्त बले स्प्लिट रिंग की धातु की एक बले का बना होता है, जिससे दो अर्धभागों P और Q में विभाजित कर देते हैं। तो देखिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर S1 और S2 है। ठीक है, और ब्रश 1 B1 और B2 है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीधे इसको क्या करते हैं, स्लिप रिंग की जगह क्या लगा देते हैं, इसमें स्प्लिट रिंग लगाते हैं। स्प्लिट रिंग क्या होती है, विभक्त होती है P और Q में। ओके, तो यहाँ से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, बाकी स्ट्रक्चर सेम वही होती है। तो क्या होता है देखिए, जिससे दो अर्धभागों P और Q के विभाजित कर देते हैं। ये दो अर्धभाग आर्मेचर की धुरी यानी कि शाफ्ट में से दृढ़ता, शाफ्ट ये रही शाफ्ट, ठीक है, इससे दृढ़ता पूर्वक जुड़े रहते हैं, किंतु ये धुरी से और आपस में एक दूसरे से पृथक्कृत रहते हैं तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। कुंडली के सिरे P और Q से जोड़ दिए जाते हैं, जैसा कि चित्र 5.46 में दर्शाया गया। ब्रश क्या होते हैं, कार्बन ग्रेफाइट या कार्बन के दो ब्रश M और N, ये दो ब्रश हैं M और N, विभक्त विलय P और Q को स्पर्श किए रहते हैं और बाह्य परिपथ में धारा संचारित करते हैं। ये दो ब्रश बाह्य परिपथ के समान सिरों से सदैव जुड़े रहते हैं, किंतु जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है P और Q उनको बारी बारी से स्पर्श करते हैं और एक अर्धचक्र हाफ साइकिल तक उसके संपर्क में रहते हैं। तत्पश्चात ब्रश को आपस में बदल लेते हैं। कार्यविधि ABCD आयताकार, इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। ठीक है, N और S क्या है, क्षेत्र चुंबक है। ABCD क्या, कुंडली है। PQ क्या है, दिशा परिवर्तक है। MN ब्रश हैं। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से इस टाइप की एक ही आयाम के क्या मिलते हैं, हमें धारा मिलती है। ठीक है, तो इसको दिष्ट धारा कहते हैं। कुंडली में से जाने वाला फ्लक्स अधिकतम हो जाता है, फलस्वरूप अधिकतम विद्युत भागबल पैदा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये इसकी मैकेनिज्म है और ये चैप्टर का एंड हो गया। ठीक है, इसमें ये बिंदु देख लेते हैं, इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि इनसे बहुत शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स तीव्रता का परिमाण, ये चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। पॉइंट नंबर 7, चुंबकीय फ्लक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है चुंबकीय फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। जब किसी पृष्ठ सरफेस को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखें कि पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल व चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल A व चुंबकीय क्षेत्र V हो, तब फाई इक्वल टू BA।
V इक्वल टू फाई अपॉन A। चुंबकन की तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, ये पॉइंट आप पढ़ लें और नोट कर लें, ये तो पॉइंट नोट कर ही लें। पारगम्यता अथवा चुंबकशीलता, इसको ये यानी कि म्यू इक्वल टू V अपॉन H हो जाएगा। वेबर पर एम्पीयर मीटर होता है इसका मात्रक। आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय सुग्राह्यता प्रवृत्ति इकाई I अपॉन H, चुंबकन तीव्रता का सूत्र, ठीक है। तो इनसे बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व होने में मदद मिलेगी और इनको नोट कर लें आप। तो ये चैप्टर नंबर 5 था। अब हम आगे चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्धचालक भौतिकी यानी कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर जैसा कि नाम है इसका सेमीकंडक्टर, तो सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, मटेरियल्स, देखिए दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब पर्यावरण में, पृथ्वी पर। एक मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है, और बीच में होते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। और एक इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, कंडक्टर की बात हो रही है तो एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। कंडक्टर उसे बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कंडक्टर क्या होता है आपको पता ही है, जैसे आयरन की रॉड हो गई, वायर हो गए मेटल्स के, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो कंडक्टर कहलाएगा, और जिसमें नहीं होगी वो इंसुलेटर कहलाएगा। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पर तो क्या काम करते हैं, सेमीकंडक्टर का काम का मतलब इट मीन कि वो इंसुलेटर का वर्क करते हैं, बट जैसे ही उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है यानी कि बढ़ाया जाता है तो वो एक अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे क्या हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात करेंगे, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, जैसे कि मैंने अभी समझा दिया। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी-एन जंक्शन डायोड एंड इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स। डायोड एज ए रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, PNP एंड NPN कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड्स, जेनर लेड एंड डेट ऑफ ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। मतलब हम इनका उपयोग ऑसिलेटर के रूप में भी देखेंगे और ट्रांजिस्टर के भी रूप में, एम्पलीफायर के रूप में भी देखेंगे ऐसे ट्रांजिस्टरों का, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हमें ये टॉपिक पढ़ना है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या है, विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं आप, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो सेमीकंडक्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का। और भी सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे बिस्मिथ हो गया, एंटीमनी हो गया, ये भी सेमीकंडक्टर होती हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का किया जाता है। परमाणु, देखो ये जनरल चीज़ बता रखी है, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको सबको पता ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जिनको सेल कहते हैं या ऊर्जा लेवल कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में ये पाए जाते हैं, प्रोटॉन पर धनावेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का, ठीक है, जिसका मान किसके बराबर होता है 1.67 × 10⁻27 किग्रा होता है इसका द्रव्यमान नाभिक के भाग के। और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसका भी द्रव्यमान कितना होता है, लगभग इसी के द्रव्यमान के बराबर होता है, किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर इसका भी भार होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और द्रव्यमान कितना होता है उसका 9.1 × 10⁻31 किग्रा, ठीक है। ये एक परमाणु की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। इसमें नाभिक होता है जिसमें P और N होता है, P पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इसके सेल के
फिर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो सामान्य बातें हैं ये और आपको ये सब पता है। इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाएं, डिफरेंट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफरेंट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो अलग अलग टाइप की होती है। मतलब जब इसी में देख लेते हैं डायग्राम में, नाभिक के बराबर वाली सेल जो होती है पास वाली होती है वो के होती है, जिसका मान 1 होता है। फिर दूसरी आती है जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। फिर तीसरी आती है जिसको M से, फिर चौथी N से, इसका मान 4 होता है। तो ये इनके मान हो जाते हैं, ठीक है। K L M, चौथी कक्षा कौन सी होती है? N होती है। और इनके मान क्रम से क्या होते हैं? 2 1 2 3 4। और इसमें इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32। भरने का नियम अलग अलग होता है इनका, ठीक है। बोरबरी के नियम के अनुसार इनको भरा जाता है या अफवाह के नियम के अनुसार इनको भरते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।